नमस्कार 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 एवरीवन। नीट 2026 अंतिम प्रहार, द लास्ट पंच वी आर गोइंग टू गिव for the assertion reason type question, five statement type question and the matrix question, जो 2025 के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में आपके पेपर में आए थे बच्चों। तो इन क्वेश्चन की आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। माई सेल्फ प्रोफेसर परिमल पटेल, द डिजिटल गुरु फॉर योर केमिस्ट्री प्रिपरेशन नीट 2026 में। आई एम वेरी श्योर दीज लेक्चर सीरीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। हम 15 से 20 वेरी हाई यील्ड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उनके साथ जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे सो दैट यू रिमेंबर देम वेल। एंड साथ ही में आप अगर हमारी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर देना, क्योंकि वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट। 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 15-20 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। एंड आई एम वेरी श्योर आपके टाइप वाइज जो मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर आप कर लेंगे तो आपके स्कोर में इजाफा होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, assertion reason type question and the matrix type question, which are the most important for your NEET 2026. So here we go for the P block group number 13. सो पहला सवाल बच्चों, ये नीट एनटीए नीट का सबसे फेवरेट कैटेगरी है। हाँ मालूम है सर, लेकिन मैं तो बार बार भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, 10 अगर ट्रेंड है ना तो 10 ट्रेंड में से कुछ दो चार ट्रेंड ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको अगर सारे ट्रेंड पढ़ के कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं आपको कहता हूं दावे के साथ में कि आप देखिए, दावे के साथ में मतलब ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि आप अगर एक दो ट्रेंड भी अच्छे से जानते हो तो आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आप में आएगा अटेम्प्ट करने का। ठीक है ना? तो आप कोशिश करें सारे याद कर ले, अगर नहीं याद होते तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड भी बताते जाऊंगा। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा उन ट्रेंड्स को, तो आप जो है आसानी से इसके थ्रू सेल थ्रू कर जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, चार अलग अलग ट्रेंड एक साथ पूछे हैं। ये नीट की खासियत रही है कि आपको 5 स्टेटमेंट क्वेश्चंस अगर वो देगा तो आपको पांच पांच चीजें एनालिसिस करनी होती है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके पास में कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और स्पीड अच्छी बनाने के लिए आपको रीडिंग करते वक्त खास केयरफुली आपको जाना है। आपको 2 बार 3 बार रीडिंग करने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा आपको कोशिश करनी है, क्योंकि इसी में आपका समय नष्ट हो जाता है। कई बार आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिफोर सॉल्विंग दिस लेट्स हैव अ लुक एट द ट्रेंड्स। ओके, तो ये आपका एनसीईआरटी का टेबल, बराबर है। टेबल के अंदर दी हुई है बहुत सारी वैल्यूज। वैल्यूज आपको याद करनी नहीं है, लेकिन ट्रेंड जरूर याद करना है। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। और जैसा कि आप देख सकते हो, बोरॉन का एटॉमिक रेडियस 88 से 143 बढ़ा, 143 के बाद 135 घट गया, तो दिस मेक्स द एक्सेप्शन। लेट मी टेल यू, देखो एक और एक अच्छी खबर दे दूं। अच्छी खबर यह है कि बहुत कम एक्सेप्शन होते हैं। कुछ भी सर, एक्सेप्शन तो कितने सारे होते हैं, सही बात है, पर ज्यादातर एक्सेप्शन आपको ग्रुप 13 में ही देखने मिलेंगे। ग्रुप 14 में एक्सेप्शन थोड़े कम है, 15 में तो एकदम ही कम, 16-17 में तो ना के बराबर है। ठीक है, खाली आप एक आध दो जगह पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह में देखते हैं, बाकी उनमें ट्रेंड्स नॉर्मल फॉलो होते हैं। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए पी ब्लॉक जो है ना, उसमें ग्रुप 13 जो है वो सबसे पहला ग्रुप है, एंड यही वो ग्रुप है जो डी एंड एफ ब्लॉक की पुअर शील्डिंग की मार को झेलता है। ठीक है, इसीलिए ग्रुप 13 जो है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आता है। मेरे इस स्टेटमेंट को अगर आप समझ के याद कर लोगे ना, तो आप कई सारे असर्शन रीजन स्टेटमेंट 1-2 है ना, समझ के भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, आपको डरने की जरूरत नहीं कि मेरे को एनसीईआरटी का लाइन याद नहीं है, याद नहीं है। टेंशन मत लो, समझ के भी क्रैक किया जा सकता है। सो हियर आर द इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। आपको चाहिए तो फ्रेंड्स टेक अ फोटो, नॉट माइंड दिस वन, ओके, एंड लिख करके याद करना बाद में। मैं आपको सबसे पहले तो कॉमन वाले ट्रेंड बता देता हूं। कॉमन वाले ट्रेंड में अगर आप देखो, आयोनिक रेडियस के ट्रेंड, डेंसिटी के ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड, यहां पर कोई एक्सेप्शंस नहीं है, सब कुछ सीधा सरल है। ये जो 3 मैंने हाईलाइट किए, देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है कोई एक्सेप्शन? कोई नहीं है। आयोनिक साइज बढ़ते जाता है।
उसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो बोरॉन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस। ओके, अब आयोनिक रेडियस के साथ आपको पढ़ना है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड ग्रुप 13 में पूछे जाने वाला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लेकिन गैलियम और एल्यूमिनियम में यहां पर हो जाता है अगड़म बगड़म। ऑलराइट, और ये अगड़म बगड़म का रीजन क्या है? ये अगड़म बगड़म का रीजन है डी ब्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आप जानते हो कि गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि एल्यूमिनियम के अंदर ऐसा नहीं है। बराबर है। सो एल्यूमिनियम को जो कि आपका उसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसमें डी सबशेल अब तक पिक्चर में आया नहीं है। बराबर है। लेकिन अगर हम बात करें गैलियम की तो उसमें 3D10 की जो है पुअर शील्डिंग उसको वहां पर ब्लॉक करती है, तो इसी के चलते उसका जो साइज है यहाँ पर एक्सेप्शन है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो बोरॉन की सबसे ज्यादा है। गैलियम एल्यूमिनियम के अंदर ऑफ कोर्स अगर साइज में इंटरचेंज हुआ है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी इंटरचेंज होना था। सेम इंडियम थैलियम में भी इंटरचेंज हुआ, लेकिन थैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतना ज्यादा हुआ कि वो सबसे आगे यहां पर आकर बैठ गया है। बराबर है। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर यहां पर बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। तो ये वाला ट्रेंड भी आप जरूर याद कीजिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। देन कम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कॉमनली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब ऊपर वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो यहां पर आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड गो ऑन डिक्रीजिंग, बट गजब होई गवा अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये तीन तीन ट्रेंड जो है ना वो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और आप देखिए पूरा यहां पर बाजी पलट दी है। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम इधर है, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम, पूरा उलट पुलट हो गया है ना। तो बोरॉन के बाद में डाउन द ग्रुप, हर ग्रुप में ऐसा होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। बोरॉन टू एल्यूमिनियम घटी, लेकिन फिर एल्यूमिनियम टू थैलियम की ओर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। समय नहीं है हमारे पास कि सबके हम लोग रीजंस वगैरह के अंदर जाए, जितना एनसीईआरटी में टू द पॉइंट बात की है मैं आपको उतना टू द पॉइंट याद करवा रहा हूं, सो दैट आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सको बच्चों, है ना। ऑलराइट, तो ये इस तरह से आप इन ट्रेंड को याद कर लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में भी थोड़ा सा यहाँ पर आप एक्सेप्शन देखते हैं, बोरॉन का जो हाँ ये पॉइंट आप याद कर सकते हो, पूरा ट्रेंड याद ना करना हो तो बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और गैलियम जो है वो उसका एनोमलसली बहुत कम है। बोरॉन का बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम ज्यादा, उसको मेल्ट करना बड़ा मुश्किल है। और गैलियम का पता नहीं क्यों लेकिन वो बहुत कम है, इतना कम है कि उससे थर्मोमीटर बनाए जाते हैं। तो गैलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाई टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मोमीटर्स। तो मेल्टिंग पॉइंट को लेकर ये बात याद रख लीजिए। ऑलराइट, मुझे लग रहा है ये टेबल से आपको काफी सारी चीजें समझ गई है। तो चलिए अपन क्वेश्चन क्रैक करने की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बच्चों क्या यहाँ एक्सेप्शन आना चाहिए था? आना चाहिए था। तो आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला जो ट्रेंड दिया है, ये ट्रेंड गलत है। अपने को क्या पूछा गया है? करेक्ट ऑर्डर्स पूछा गया है। 5 स्टेटमेंट में ध्यान देना, ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ना, नीचे हमेशा वो लोग वही पूछेंगे, चूज द करेक्ट आंसर। भाई आंसर तो करेक्ट वाला ही चूज करेंगे ना, ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ना है, इनकरेक्ट ढूंढना है कि करेक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट ऑर्डर आपको पूछा गया है, तो एल्यूमिनियम गैलियम में इंटरचेंज होता है, तो ए स्टेटमेंट गलत है। ए गलत है तो ये गया, ये गया। अब इसके हिसाब से डी सही हो गया, डी सही हो गया। बराबर है। अब आपको डी वाला स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही गलतियां बच्चे करते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे वहां नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं। अरे रियल एग्जाम में आप नॉलेज लेने नहीं बैठे हो, समझ में आया। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्पीड अगर बनाना है 5 स्टेटमेंट में तो ये स्मार्टनेस रखनी पड़ेगी। ओके, थोड़ा सा आपको इससे स्पीड मिल जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बोलता है कि बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम का कम हो जाता है, और फिर एल्यूमिनियम के बाद कम कम होने की जगह बढ़ने लगता है। ऑलराइट, तो एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, इंडियम, थैलियम।
ऑलराइट, ये ट्रेंड अपन ने याद किया था अभी अभी, और बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही ट्रेंड बताया गया है। मतलब बी वाली ट्रेंड सही है। अगर बी वाली ट्रेंड सही है तो आपका आंसर आ गया, सी वाला ट्रेंड भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं। इस तरह से आप उसको कम से कम समय में सॉल्विंग कीजिए। आपको लगता है कि फाइव स्टेटमेंट दिए तो मेरे को फाइव के फाइव पढ़ने हैं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं रहता, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहां पर यू माइट हैव टू लुक फॉर इट, बट पहली कोशिश आपको क्या करनी है समझ में आ गया। फैंटास्टिक। चलिए, राइट, आगे बढ़ते हैं अभी अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न अगेन यहाँ पर ट्रेंड्स को लेकर है फ्रेंड्स, बराबर है। अगर आप देखें यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस। अब आपको ये तो मालूम है, इधर एलिमेंट देख करके ये ग्रुप 13 के ट्रेंड पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप 13 के अंदर आपको मालूम है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर है, आयोनिक रेडियस में, सॉरी, आयोनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं था, सीधा सीधा है, बराबर है। तो बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सर, इधर एक्सेप्शन था ना, वो एटॉमिक रेडियस में, आयोनिक रेडियस में नहीं है। ओके, अगर मैं +3 वाले आयंस की बात करूं तो बराबर ट्रेंड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आयोनिक रेडियस जो है वो बराबर फॉलो करेगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हाँ, इंडियम, थैलियम, ये रहा। ओके, ये आयोनिक रेडियस का ट्रेंड बराबर जा रहा है। तो बी के अंदर 1 जा रहा है, बी के अंदर 1, ऐसा एक ही ऑप्शन है, लो हो गया। ऑलराइट, दैट इज हाउ यू गेट द स्पीड, बराबर, दैट इज हाउ यू गेट द स्पीड। स्पीड के लिए अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो थोड़ा आपका फटाफट हो जाएगा, समय नष्ट कम होएगा। नहीं तो आप सोचोगे कि हमें तो जितने सारे ट्रेंड सोचने हैं सर, बराबर, फिर मेरे को मेल्टिंग पॉइंट का याद नहीं आया। तो ऐसे ही बच्चे लोग डरते रहते हैं और लोग डराते भी रहते हैं, इतने ट्रेंड कैसे याद करोगे। अरे, मेन मेन ट्रेंड याद किया ना, क्वेश्चन क्रैक होगा बच्चों, 99% होगा। अब कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो एक क्वेश्चन के लिए फिर आप सब छोड़ दो और एकदम से ऐसे दुखी होकर के बैठा, ऐसा नहीं करना है ना। महत्वपूर्ण ट्रेंड याद कर लो, ज्यादा ट्रेंड में कंफ्यूजन होता है तो महत्वपूर्ण ट्रेंड याद करो। अगर आपको सारे आते हैं तो अभिनंदन, आप सब याद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, बराबर है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला। The decrease in the first ionization enthalpy from boron to aluminum is much larger than that from aluminum to gallium. ऑलराइट, अगर आप यहाँ पर देखेंगे टेबल के अंदर, ऑलराइट, तो टेबल के अंदर वैल्यूज चेक कीजिए। आप देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 800 से सीधा 577 पर आया, और फिर उसके बाद में जो आपका एल्यूमिनियम गैलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो लगभग एक समान जैसा लग रहा है ना। इनफैक्ट स्लाइटली इंक्रीज यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ओके, स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो हमने यहाँ पर भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में याद किया था कि गैलियम एल्यूमिनियम में गैलियम का स्लाइटली मोर होता है। ऑलराइट, तो स्टेटमेंट क्या पढ़ा है अपन ने, द फर्स्ट डिक्रीज इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। एल्यूमिनियम टू गैलियम जाने पर इनफैक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ, आपकी जो वैल्यू थी कितनी थी यहाँ पर, 577, यहाँ से 579, वो घटी की बढ़ी, तो ये तो बढ़ रही है। तो ये तो इनका कहना है तो घट रही है। डिक्रीज इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम टू गैलियम। गैलियम टू एल्यूमिनियम डिक्रीज है, एल्यूमिनियम टू गैलियम डिक्रीज नहीं है। नेक्स्ट, द डी ऑर्बिटल इन द गैलियम आर कंप्लीटली फिल्ड, ऑफ कोर्स 3d10 कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो मैं पहले फिर से वापस से बता दूं, डिक्रीज इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन टू एल्यूमिनियम बहुत बड़ा डिक्रीज है, बराबर। फिर एल्यूमिनियम टू गैलियम डिक्रीज है ही नहीं, वहां पर इंक्रीज है, स्लाइट इंक्रीज है ना। गैलियम का 579 था, इसका 577, तो स्लाइट इंक्रीज है। इसके लिए डिक्रीज की वजह से वर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। नाउ हियर यू हैव टू बी रियली केयरफुल, these kind of question come in the exam, you have to be clear with the trends. Okay, next, given below are the assertion reason, the stability of +1 oxidation state of gallium. Okay, बच्चों, before I go to that, let me take you to the table of the general oxidation state. Always remember, जो ग्रुप का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस स्टेट में जाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम हो जाती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। सर ये क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब पेयर है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता।
बच्चों इन जनरल सारे ही पी ब्लॉक के अंदर NH2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर अपन NP के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, NH2 के इलेक्ट्रॉन की NP के? बोला दोनों कर सकते हैं, NP के भी करते हैं, NH2 के भी करते हैं, बट NH2 के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करने के लिए एक्साइट करना पड़ता है उसको। अब NH2 इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, तो जो डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो ना, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ DNF सबशेल, न्यूक्लियस उस NH2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। शील्डिंग पुअर है ना, तो न्यूक्लियस ने NH2 को धर के रखा है और कहता है जाने नहीं देंगे तुझे, उसको वो जाने देता नहीं है। जब वो उसे नहीं जाने देता, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं होने देता, तो उसका पार्टिसिपेशन पुअर हो जाता है। एंड जब उसका पार्टिसिपेशन पुअर हो जाता है, ये आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इसी को आप कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बराबर, जिसके चलते पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, पैर है लेकिन इनर्ट हो गए, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आसानी से जाएगा नहीं जाएगा वो। समझ में आएगा? तो जैसे अगर ग्रुप 13 की मैं बात करूं, तो ग्रुप 13 का हाईएस्ट 3 है, ठीक है, और दूसरा पॉसिबल कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो अगर आप बात करोगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बोरॉन जो है वो +3 में, मतलब डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो +3 में जाने की संभावना कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप जाने पर +3 में जाने की संभावना कम हो जाएगी। तो अगर आप थैलियम को पूछोगे, ए थैलियम तुझे +3 में लेना है कि +1 में, तो कहेगा +1 में रहना है, +3 में वो नहीं रहेगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रिफर नहीं करते, एंड दैट इज द रीजन वाई वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से खुद लोअर पे आ जाते हैं, मतलब खुद रिड्यूस हो जाते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। दैट्स हाउ द लोअर मेंबर, जाड़िए जाड़िए मेंबर आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जाड़िए जाड़िए मेंबर्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे करके याद कर लो। डाउन द ग्रुप जाओगे, जाड़िए जाड़िए एटम एलिमेंट जो होते हैं दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद ही नहीं है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एंड दैट्स वैलिड फॉर विच ग्रुप सर? दैट्स वैलिड फ्रॉम अक्रॉस ऑल द ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाने की संभावना डाउन द ग्रुप कम हो जाती है। ऑलराइट, उसका रीजन क्या है? रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? द स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इज इन द ऑर्डर गैलियम, इंडियम, थैलियम। मतलब आप जानते हो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सो डाउन द ग्रुप +1 की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी क्या? द आंसर इज ऑफ कोर्स बढ़ेगी। +1 में जाने की संभावना बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की संभावना भी, सॉरी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन हायर में नहीं जाएगा। सो दिस इज करेक्ट। नाउ रीजन क्या बोल रहा है? द इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलाइजेस द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप। बराबर है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही तो +3 में नहीं जा सकता, और +1 को स्टेबिलाईज करता है। तो आपको जब भी असर्शन रीजनिंग आए, तो आपको है ना इसको 2 स्टेप में सॉल्व करना है। पहला तो आप ये चेक कर लीजिए कि असर्शन सही है कि नहीं है, रीजन सही है कि नहीं है। तो यहीं पर आपका 50% ऑफ द असर्शन रीजन सॉल्व हो जाता है। बराबर, अब बचता ये कि सर वो रीजन जब दोनों करेक्ट होता है ना, तब जाकर के पंगा होता है। अगर दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट है तो बल्ले बल्ले आपका काम बन जाता है, कोई ज्यादा लोड है ही नहीं। अगर दोनों करेक्ट होते हैं तो थोड़ा सा आपको ये सोचना होता है कि ये सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो उसके लिए आप असर्शन और रीजन के बीच में बिकॉज, सिंस, ड्यू टू, इस तरह के वर्ड लगा करके चेक कर सकते हो कि क्या ये वाकई में उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या। ऑलराइट, तो इससे आपका असर्शन रीजन सॉल्व करने में और बेहतर मदद मिलती है। तो यहां पर जैसे हमने कहा कि +1 में स्टेबल होता है, क्यों +1? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, NH2 इलेक्ट्रॉन को हमने पकड़ के रखा है, तभी सिर्फ +1 स्टेबल हो रहा है, +3 स्टेबल नहीं होएगा। ऑलराइट, सो असर्शन भी यहाँ पर सही है, रीजन भी यहाँ पर सही है, और रीजन बिल्कुल असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, एंड हेंस बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। नाउ यहां पूछा है ग्रुप 13 ट्राइवेलेंट हैलाइड गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। बराबर है, तो कोवेलेंट नेचर के चलते इनका हाइड्रोलिसिस संभव है, बिल्कुल संभव है। बोरॉन के हैलाइड भी हाइड्रोलाइज होते हैं, और एल्यूमिनियम के हाइड्रो, मतलब सभी के हैलाइड्स हाइड्रोलाइज होते हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये नोट करने वाली है, जब आप बाकी लोगों के हैलाइड बनाते हो तो BCl3 AlCl3 इस प्रकार से बनता है,
बराबर है। जो थैलियम है ना, थैलियम, वो +1 में जाना चाहता है। इसके लिए उसका एक बड़ा ही वेल नोन कंपाउंड है TlI3। TlI3 को आप ब्रेक करोगे तो आपको Tl+3 नहीं मिलता। ध्यान रहे, आपको Tl+1 मिलेगा और I3-1। ये एक इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको याद दिला दिया आपके ये चैप्टर से, क्योंकि थैलियम +1 में रहना चाहता है, +3 में नहीं रहना चाहता। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ठीक है सर, आप कह रहे हो कि दे आर कोवेलेंट इन नेचर एंड दे गेट्स हाइड्रोलाइज, ये बात सच है, बिल्कुल सच है। दूसरा, AlCl3 upon hydrolysis in acidified solution forms octahedral AlH2O6 टाइम आयन, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर समझना आपको जरूरी है कि BCl3 और AlCl3 इन दोनों की हाइड्रोलिसिस के ऊपर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ना। बोरोन जो है बच्चों, बोरोन जो है उसका बनता है BOH4 टाइम, बराबर है, BOH4 टाइम -1, और एल्यूमिनियम का बनता है AlH2O6 टाइम, बराबर। अभी मैं इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देता हूं। बोरोन के पास में एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं है, मतलब बोरोन इज अ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के पास कभी भी डी सबशेल नहीं होता है, और डी सबशेल नहीं होने की वजह से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता। मीनिंग यहां पर बोरोन 4 बॉन्ड से अधिक नहीं बना सकता, उसका मैक्सिमम कोवेलेंस 4 है ना। 3 वो नॉर्मल बॉन्ड बनाता है, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, उसकी मदद से वो बॉन्ड बना सकता है। मतलब बोरॉन का इस तरह से BOH4 बनेगा, एल्यूमिनियम रहेगा तो उसका एल्यूमिनियम और आगे एक्सपांड वो कर सकता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है, इसके लिए वो 6 बॉन्ड बना रहा है। और देखिए इस तरह से वो वाटर से जुड़ा हुआ है, यहाँ OH है, यहाँ वाटर है। ठीक है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट डिटेल नहीं मालूम तो चिंता मत करो, याद करो अभी के लिए, अभी आखिरी के 20 दिनों में आपको इसको याद ही करना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद करते जाइए। बोरॉन से क्या बनेगा, BOH4, और 4 बॉन्ड बने हैं, इसके लिए टेट्राहेड्रल हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है। जबकि यहाँ पर एल्यूमिनियम 6 लोगों से जुड़ा है, 6 लोगों से जुड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल हो गया और sp3d2 हो गया, बराबर है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने बता दी और शेप भी बता दिया। ठीक है। और यही चीज बार बार एग्जाम में पूछी जाई मतलब पूछी गई है, और आपको इसको समझने में, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। चलिए, तो स्टेटमेंट 2 इज परफेक्टली करेक्ट, AlCl3 on hydrolysis gives you this, so both statement are correct, will be the final answer for the given question. Both statements are true. Let's go for the next. नाउ क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF63 परफेक्ट। अगर आप बात करो एल्यूमिनियम की तो AlF6-3 बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में एम्प्टी p ऑर्बिटल के अलावा d ऑर्बिटल्स भी है, बराबर है। एल्यूमिनियम के पास में d ऑर्बिटल अवेलेबल है, जबकि बोरॉन जो है वो BF63 नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास में d ऑर्बिटल्स नहीं है। सो मीनिंग द बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF63, ये सही बात है। द साइज ऑफ बोरॉन इज वेरी स्मॉल, ये भी बात सही है। लेकिन क्या साइज छोटी होने की वजह से उसने 6 बॉन्ड नहीं बनाए, कि ऑर्बिटल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से बॉन्ड नहीं बनाए? ऑब्वियसली ऑर्बिटल ना होने की वजह से। तो बच्चों यहां पर रीजन एज अ स्टेटमेंट सही है, बट रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। समझ में आए? तो आप बीच में बिकॉज लगा के देखो, बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 रिमेन्स बिकॉज द साइज इज स्मॉल, है कुछ भी, बिकॉज डी ऑर्बिटल इज नॉट देयर, दैट्स द करेक्ट रीजन, बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट दैट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बराबर। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट कमिंग टू द ऑक्साइड क्वेश्चंस, ये भी बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन एनटीए का। क्रिस्टलाइन बोरॉन रिएक्ट्स विद द एयर टू फॉर्म B2O3। देखिए बोरॉन के दो कॉमन एलोट्रोप है, एमॉर्फस फॉर्म एंड क्रिस्टलाइन। इसमें एमॉर्फस फॉर्म जो वो रिएक्टिव है, क्रिस्टलाइन फॉर्म तो भाई इतना हार्ड है, वेरी डिफिकल्ट टू मेल्ट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लेस रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करता है एयर के साथ में। ओके, तो बोरॉन जो है, बोरॉन जो है ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्ट्स विद द एयर, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हाँ, एल्यूमिनियम जरूर रिएक्ट करता है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड वेरी रिएक्टिव मेटल, बट फिर भी एल्यूमिनियम जो है वो एयर से रिएक्ट करने पर, ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम जो है वो एयर से जब रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर एकदम पतली सी
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर पैसिव लेयर है। पैसिव मतलब जिसको भेदा जा सकता नहीं है। जैसे लोखंड का, अगर लोखंड आयरन का रस्टिंग होता है तो उसकी लेयर एक्टिव होती है, उसका फर्दर रस्टिंग हो सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम की लेयर पैसिव होती है और इसी के चलते उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नॉट ओनली दैट, अगर आप इसके ऊपर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी डालोगे ना, HNO3, तब भी ये रिएक्ट नहीं करता, जबकि एल्यूमिनियम इज सो रिएक्टिव मेटल। बट फिर भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से वो बच जाता है बिकॉज ऑफ द पैसिव ऑक्साइड लेयर। ओके। सो मैंने आपको बोरॉन के ऑक्साइड के बारे में भी बताया और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के बारे में भी ये इंटरेस्टिंग बात बता दी जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब आगे देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, यहाँ क्रिस्टलाइन नहीं, यहाँ एमोर्फस होना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद द डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म नाइट्राइड। यस, ग्रुप 13 एलिमेंट अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट किया, जैसे बोरॉन ने रिएक्ट किया तो बोरॉन नाइट्राइड, एल्यूमिनियम रिएक्ट किया एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दिस इज पॉसिबल। Next, group 13 element react with the air to form two type of oxide, MO and MO2। गलत। MO में M की वैलेंसी हो जाएगी +2 और MO2 के अंदर हो जाएगी +4। क्या 2 और 4 ग्रुप 13 का स्टेट है? नहीं, ये ग्रुप 14 का स्टेट है। अगर ग्रुप 14 के एलिमेंट होते तो डेफिनेटली, जैसे कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनाता है, तो इस हिसाब से ग्रुप 13 का ये क्वेश्चन, ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ 14 होना चाहिए था। सो दिस इज रॉन्ग। फिर डी बोलता है ऑल ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 13 आर एसिडिक इन नेचर। अगेन गलत। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बच्चों हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ए सी डी आर इनकरेक्ट, ए सी डी आर इनकरेक्ट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बच्चों ऑक्साइड की बात चल रही है तो ऑक्साइड का एक प्यारा सा टेबल आप इसको जरूर याद कर लीजिए, चाहिए तो इसका फोटो भी खींच लीजिए। एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ओनली बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक। आप एम्फोटेरिक की है ना लिस्ट याद कर लो कि कौन कौन है जो बंदे एम्फोटेरिक है। ठीक है, ये बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। फिर अगर आप बात करो ग्रुप 13 के बारे में, तो ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम एंड गैलियम। ठीक है, आप ये इंडियम के ऊपर ध्यान मत दो, इंडियम जो है वो हल्का सा एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, लेकिन अपने एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ इन दोनों को हम लोग एम्फोटेरिक मानते हैं। ग्रुप 13 में ये एल्यूमिनियम गैलियम, बराबर है, गाल। ओके, ग्रुप 13 के अंदर एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर द व्हाट यू कॉल एम्फोटेरिक। देन अगर ग्रुप 14 की बात करूं तो टीन और लेड, बराबर है, इनफैक्ट SNO, SNO2, PbO, PbO2, दिस ऑल फोर ऑक्साइड, टीन और लेड के जो ऑक्साइड है दे आर एम्फोटेरिक, बराबर है। फिर ग्रुप नंबर 15 की बात करूं तो एंटीमनी, बराबर है, यहाँ होना चाहिए आर्सेनिक, AS2, ओके, दिस इज आर्सेनिक, AS2O5, और आर्सेनिक के ऑक्साइड और एंटीमनी के ऑक्साइड, बराबर है, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी, बराबर है। These two oxides are, amphoteric in nature. They are slightly on the acidic side, क्योंकि जैसे जैसे आप उस तरफ जाओगे तो थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर बढ़ जाता है। बट आप खाली इतना याद रखो, ये दो यहाँ पर, ये दो और ये एक, और ये वाला एस ब्लॉक में तो एक अकेला बेरिलियम लौता है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की ओर है, बराबर है। और यहाँ पर ये ग्रुप 13 में एल्यूमिनियम गैलियम, ग्रुप 14 में टीन लेड, ग्रुप 15 में आर्सेनिक एंटीमनी, and then here you have a tellurium oxide. Okay, so these are the amphoteric oxide. Rest oxides are, अगर नीचे की तरफ है तो बेसिक रहेंगे, ऊपर की तरफ है तो एसिडिक रहेंगे, क्योंकि नीचे मेटालिक नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ऊपर नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने इतने याद कर लिए तो आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, देखो मैंने ऑक्साइड आपको करा दिए, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के आपके हो गए। अब आपको जो है डीएफ ब्लॉक के भी कर लेना, तो वो भी अच्छे से हो जाएंगे। जब डीएफ ब्लॉक का हमारा नेक्स्ट आएगा सेशन तो उसमें वो भी हम लोग इतने ही प्यारे प्यारे मजेदार क्वेश्चन, हाई यील्ड क्वेश्चन बच्चों में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। जितने भी आपके मेन कॉन्सेप्ट है ना उस चैप्टर के जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए, 70 to 80% ऑफ क्वेश्चंस हैव कम ऑन द कॉन्सेप्ट दैट आई एम डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, बराबर। तो अगर आपने ये लेक्चर भी अच्छे से किया है ना,
बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर का आया हुआ क्वेश्चन फोड़ के आओगे। बराबर, बस खाली ये 15 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुन लेना है, और 15 क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस में दिए आपको चैनल पे, वो आपको जरूर सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, बोरेक्स, बोरेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? सो दैट इज Na2B4O7.10H2O। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ये बोरेक्स बीड टेस्ट में भी यूज होता है। नेक्स्ट इज अ कार्नाइट। कार्नाइट इज ऑल्सो एन ओर ऑफ बोरॉन, जहां पर ये उसका फॉर्मूला .4H2O। बोरिक एसिड इज H3BO3 एंड बोरेक्स बीड, ओके, बोरेक्स बीड में एक्चुअली सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, ये दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, दैट इज बोरेक्स बीड। इजी? श्योर? चलिए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप 14, कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड इन अ रेगुलर मैनर। ओके, आप यहाँ पर अगेन देयर इज अ टेबल गिवन टू अस, यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है, लेट अस लुक एट द टेबल। अगर आप कोवेलेंट रेडियस की बात करो तो कोवेलेंट रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, और सेम एंड सेम वे जैसे आपने ग्रुप 13 के याद किए वैसे ग्रुप 14 के भी आप याद कर सकते हो। बट अभी इतना सारा आप कैसे याद करेंगे सर, हम लोग नन्ही सी जान, मतलब इतनी सी दिन बाकी है। सही बात है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक समराइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड यहाँ पर लिख दिए हैं। ऑलराइट, तो इसका फोटा ले लो। ऑलराइट, टेक वन फोटो। इजी? ऑलराइट, सो इजी। तो एटॉमिक साइज के अंदर कोई खास एक्सेप्शन नहीं है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। जैसे हमने ग्रुप 13 में देखा था कि एल्यूमिनियम गैलियम इंटरचेंज हो गए थे, बराबर है, वो दुनिया से अलग ही है, उनका नाम ही है अलग, बराबर है कि नहीं, अलग। तो ये जो है वहां पर एल्यूमिनियम गैलियम इंटरचेंज हुआ है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बराबर है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करो तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, तो घटते जाता है। लेकिन टीन और लेड में जो है, लेड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी तनिक ज्यादा हो गया ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ, मतलब एसएन जो है वो थोड़ा पीछे चला गया, लेड उसके आगे आ गया है। ठीक है, ऑलराइट, तो लेड उसके जरा सा आगे आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बच्चों काफी बार पूछा गया है, तो इसको जरा ध्यान पूर्वक देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड आपके ग्रुप 13 के भी कई तरी वियर्ड ही थे, इधर भी ऐसा ही है, बराबर है। आप देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब यहां पर ऐसा है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट समथिंग है, बराबर है, और ये सबका 1.8 हो जाता है, और लेड का 1.9 है। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो, ये देखो 2.5, फिर 1.8, 1.8, 1.8, फिर 1.9। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड आपको खास ध्यान में रखने हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन का इक्वल है, और पीबी का स्लाइटली इनसे ज्यादा है, और कार्बन तो सबसे आगे है ही, 2.5 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेंसिटी, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन के अंदर इंटरचेंज हुआ है, अदरवाइज इन जनरल डाउन द ग्रुप यहाँ पर जो है डेंसिटी आप देख सकते हैं, गोज ऑन इंक्रीजिंग, बराबर। तो मैंने एक सेकेंड यहाँ पर गोज ऑन इंक्रीजिंग की जगह पे, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर, ओके, सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, भैया डाउन द ग्रुप तो हैवी होना था ना, तो डेंसिटी जो है वो गोज ऑन इंक्रीजिंग। वापस से फोटो खींच लो अभी, बराबर है। ऑलराइट, हाँ, पहले पुराना वाला डिलीट कर देना। हाँ, ओके। सो क्या है ना, वो फोटो आपको रिवीजन के लिए भी काम करेगा, एट एंड ऑफ द डे आपको जब एग्जाम में जाने से पहले भी आपने एक बार देख लिया तो सही हो जाएगा, कोई लोड नहीं है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग, टिन लेड में यहाँ पर इंटरचिंटर है। देखो ये सब ट्रेंड अगर याद रहते हैं अभिनंदन, नहीं याद रहते हैं हार्दिक अभिनंदन। जो मैंने आपको कहा कि जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पूछा जाता है तो ये उसको याद कर लो, आयोनाइजेशन और एटॉमिक वो भी याद करो तो अच्छी बात है। डन? ऑलराइट, चलिए लेट्स चेक आउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। हाँ, तो क्वेश्चन था कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड एंड देन इन द रेगुलर मैनर, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, और हमें ढूंढने क्या है, करेक्टनेस चेक करनी है, मतलब करेक्ट ढूंढना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली, ये बिल्कुल गलत है, बराबर है, ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं है यहाँ पर।
बराबर है। इनफैक्ट वो 2.5 से फिर 1.8 हुआ और फिर लेड पे आने पर बढ़ गया था। तो मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ कार्बन इज 4, whereas the other element can expand their covalence due to presence of d orbital। ये इस ग्रुप की नहीं, हर ग्रुप की कहानी है कि पहला एलिमेंट का कोवैलेंस मैक्सिमम 4 होगा, बाकी लोग एक्सपांड कर सकते हैं। हेवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ये भी सही बात है, कार्बन जो है वो पी पाई बॉन्ड बड़ी आसानी से बनाता है, लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो एटॉमिक साइज बड़ी हो जाती है, तो बड़े ऑर्बिटल्स के लिए ओवरलैप कर पाना मुश्किल होता है, लैटरल ओवरलैपिंग मुश्किल होती है, एंड हेंस हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन लास्ट बोल रहा है कार्बन कैन एग्जिबिट द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी आपके कार्बन का, जैसे आप मान लीजिए मीथेन ले लिया आपने, तो मीथेन के अंदर कार्बन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो यहाँ पर बी स्टेटमेंट गलत है और ए बिल्कुल सही है। बराबर है, बी गया मतलब ये गया, ये गया। ओके, कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस, अच्छा ओ भाई साहब, ये तो हमने कैसा भूत जैसा किया। कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस, ओ शिट। बराबर है, ऑफ कोर्स कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ फोकस कर लिया रेगुलर मैनर के ऊपर। ऑलराइट, मैंने अंडरलाइन रेगुलर मैनर पे किया लेकिन डिक्रीज पे नहीं किया। दैट वाज सो ऑब्वियस कि पहले तो हमें वही देखना चाहिए था। ऑलराइट, सो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट ए वाला भी गलत हो जाता है, तो ये दोनों ही गए। ओके, और अभी बचे अपने कौन से, सी डी और ई, तो सी डी और ई तीनों सही आ रहे हैं करके दिस शुड बी द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। समझ गए ना बच्चों, यू हैव टू बी केयरफुल। एंड इस तरह से जब आप सॉल्व कर रहे रहते हैं तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज करते वक्त भी आपको केयरफुल रहना है, आपको वहीं से एरर मिल भी जाएगी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ क्या है प्रश्न, कार्बन फॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका ग्रुप 14 की बात करें तो +2 और +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं इनके। और जो +2 वाला जो स्टेट है वो भी पॉसिबल होता है कार्बन के लिए भी, तो CO बनाएगा उसमें, और यहाँ पर क्या बनाएगा, CO2। तो ये तो सही बोला, दो ऑक्साइड है। CO इज न्यूट्रल whereas CO2 इज एसिडिक इन नेचर, परफेक्टली करेक्ट। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बच्चों रिमेंबर, CONO N2O ये आपके सिलेबस के तीन ऐसे ऑक्साइड है जो न्यूट्रल ऑक्साइड है। बराबर, दुनिया में इसके अलावा और कोई ऑक्साइड न्यूट्रल नहीं है। ऑलराइट, तो मतलब आपके सिलेबस के एनसीईआरटी की दुनिया में ये तीन आपके न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, आगे बोला है CO2 कैन कंबाइन विद द वाटर इन अ लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, बिल्कुल सही। देखिए लिमिटेड वे में CO2 पानी में डिसॉल्व तो हो सकता है, आप उसको प्रेशराइज करोगे तो ज्यादा डिसॉल्व होएगा, बट अदरवाइज लिमिटेड वे में डिसॉल्व होता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाला तो इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, इनफैक्ट दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एसिडिक ऑक्साइड। बोला कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यस ऑफ कोर्स कार्बन मोनोऑक्साइड की पानी में सॉल्युबिलिटी कम है। बराबर है, एंड तभी तो वो कोई एसिड नहीं बनाता। ओके, सो इनफैक्ट यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। CO2 एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, क्योंकि वो बता रहा है ना कि पानी में डिजोल्व होने पर कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है, तो रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब जो ना के बराबर डिसॉल्व होता हो। तो असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। राइट, फ्रॉम द ऑक्साइड ग्रुप 14 एलिमेंट SiO2 GeO2 फलाना ढिकना, बराबर है, द एम्फोटरिक ऑक्साइड्स आर SnO2 एंड PbO2, बिल्कुल सही। ग्रुप 14 के इतने सारे ऑक्साइड है, लेकिन उनका कहना क्या है कि एम्फोटरिक इनके अंदर से टीन और लेड है। तो आपने अभी अभी टेबल देखी थी, तो टीन और लेड दोनों एम्फोटरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये इनका कहना बिल्कुल सही है, असर्शन स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम SN4 प्लस SN2 प्लस Pb2 प्लस 3 प्लस वॉट एवर द एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज 2। इनमें से दो लोग ऐसे हैं, द नंबर ऑफ आयन फ्रॉम ऑल दिस, है ना, इन सारे में से कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करता है, जो सबसे नीचे रहते हैं। बराबर, जैसे ग्रुप 13 का लास्ट मेंबर कौन है, थैलियम।
और मैंने बताया था ना, जाड़िए जाड़िए ऑक्सीडाइजिंग, बराबर है। ऑलराइट, तो आप अगर देखोगे तो थैलियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है और पीबी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन वो लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होते हैं, लोअर स्टेट में कि हायर स्टेट में? सर वो लोग लोअर स्टेट में रहना चाहते हैं। मतलब अगर पीबी +4 में रहेगा तो वो खुश नहीं है, उसको +2 में आना है। जाड़िए एलिमेंट लोअर स्टेट में रहना चाहते हैं, मतलब हायर स्टेट में दे विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो Pb+4 and Thallium+3, they are a strong oxidizing agent. Remember, this statement is very very important. Okay, so इनका ये कहना है कि the number of ion from this which are oxidizing are 2 are is correct. इनमें से कौन है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये दोनों नमूने हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। अब ये असर्शन रीजन के फॉर्म में पूछा गया है। प्यारे बच्चों, क्या ऑक्सीडाइजिंग होना, रिड्यूसिंग होना, इसका एम्फोटेरिक नेचर से कोई लेना देना है क्या? इनको मैं एम्फोटेरिक क्यों कहता हूं, क्योंकि वो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। तो रीजन यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, लेकिन वो एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता है, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। हेंस यहाँ पर असर्शन इज करेक्ट, reason is correct, but it is not the correct explanation. All right, so this should be the final answer. Next, बराबर है। ये अभी आपके ग्रुप 14 के हलाइड्स को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ द टेट्रा हलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, बराबर डाउन द ग्रुप +4 के अंदर जाने की संभावना बढ़ती है कि घटती है? सोचो, ग्रुप 14 में +4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की संभावना घटेगी, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होते जाएगी। बिल्कुल सही है। तो इनका ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1, बराबर ये कहना है कि ये स्टेबिलिटी घटेगी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है स्टेबिलिटी ऑफ डाइहलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल सही। जैसे मैंने कहा कि एम एक्स फोर की स्टेबिलिटी घटेगी, उसी प्रकार से एम एक्स टू की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है और +4 स्टेप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी कम स्टेबल हो जाता है। तो बिल्कुल इनका कहना सही है। थर्ड क्या कहता है, ऑल टेट्राहलाइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर कोवेलेंट इन नेचर। गलत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनटीए का फेवरेट है ये, बराबर है। ऑल द टेट्राहलाइड ऑफ ग्रुप 14 आर कोवेलेंट इन नेचर, ये सही नहीं है। SnF4 एंड PbF4 आर आयोनिक इन नेचर, बराबर, ये दोनों के दोनों आयोनिक नेचर के होते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। फिर क्या बोलता है, एक्सेप्ट CCl4 अदर टेट्राक्लोराइड अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है, CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जबकि SiCl4 और अन्य एलिमेंट जो हैं वो हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। और हाइड्रोलिसिस करने पर डेफिनेटली वो लोग जो हैं एक क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिलिका के बारे में, ओके, तो सिलिकॉन जो है वो क्या बनाता है, सिलिकिक एसिड बनाता है। ओके, SiOH करके वो कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने सही कहा। अगला पॉइंट बोलता है PbI4 इज स्टेबल बिकॉज ऑफ PbI बॉन्ड प्रोवाइड्स द सफिशिएंट एनर्जी टू अनपेयर 6s2 इलेक्ट्रॉन। PbI4 इज स्टेबल, ये यहीं पर स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। PbI4 अनस्टेबल है। देखो, एक तो लेड +4 में जाना चाहता है क्या? नहीं चाहता है। ऊपर से आयोडीन के पास में वो ताकत है क्या कि वो लेड को +4 में ले जा सके? नहीं ले जा सकता। ये तो फ्लोरीन है जो पीबी को +4 में ले गया, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है इतनी। तो PbI4 जो है वो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। PbI4 इज नॉट स्टेबल, बराबर है। बिकॉज पीबीआई बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी लिबरेट होती है, और ये लिबरेटेड एनर्जी इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते 6s2 को पुल नहीं कर पाती। ये तो लिख रहे हैं कि पुल कर पाती है, नहीं कर पाती। ओके, सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 5 है वो भी गलत हो जाता है, 4 सही हो जाता है आपका। ओके, 3 वाला गलत था, ऑलराइट, और 2 वाला सही था। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, बराबर है। आई होप दिस वाज वेरी मच हेल्पफुल कॉन्सेप्ट। ब्यूटीफुल, द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट। ओके, लेट्स क्विकली सॉल्व दिस।
लेट्स क्विकली सॉल्व दिस। क्या बोल रहे हैं ये? SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, सही बात है, उसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं। SnF4 इज आयोनिक, सही बात है। एंड PbF4 इज कोवेलेंट, गलत, PbF4 इज ऑल्सो आयोनिक। GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, बराबर। देखिए जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो +2 की स्टेबिलिटी जो है क्या हो जाती है, +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और +4 की स्टेबिलिटी घट जाती है। तो जर्मेनियम के अंदर फिर भी +4 बन तो सकता है, क्योंकि जर्मेनियम एकदम नीचे नहीं है, 3 लेड नीचे होते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये लगता है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करो, बराबर है। आपने बी को गलत ठहरा दिया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने थे, तो करेक्ट वाले में ये बी वाला गया, ये बी वाला गया, बराबर है। तो अब बचे कौन? आपके ए और सी, मतलब सी देखो हो गया ना अपने आप करेक्ट। कहता हूं ना मैं, आप अभी कभी भी ऐसे एम्बिग्यूटी में भी अटकेंगे ना तो आपको ऑप्शंस मदद कर सकते हैं। नसीब नहीं रहेगा तो कभी कभार नहीं भी करेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में तो करेंगे ही, बराबर। नीट 2025 के अंदर कुल मिलाकर के 19 टू 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन वैसे आए थे जहां पर आपको 5 अलग अलग स्टेटमेंट या कंपैरिजन वाली चीजें दी थी और मैट्रिक्स मैच मतलब मैच द कॉलम दिया हुआ था। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ जो वर्कशीट में दूंगा ना वो वर्कशीट आप सॉल्व कर लो, और अगर आपने अभी तक का अच्छे से सुना है, बीच में जहां भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए वो नोट मेकिंग करके आप उसको लास्ट डे रिवीजन के अंदर 1-2 दिन पहले रिवीजन में आप ले लीजिएगा। पक्की बात है इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे तो फोड़ के आएंगे आप। ऑलराइट, तो ए तो सही है, ए तो सही है, सी भी सही है। अब डी को देख लेते हैं। यहाँ पर डी क्या बोलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस ओडरलेस गैस, एवरीवन नोज दिस, यस, सो इट इज परफेक्टली करेक्ट। ई क्या बोलता है? ई बोलता है Sn2+ इज रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही। आप यूज करते हो स्टैनस क्लोराइड दिल HCl, कहाँ पर, कौन से रिएक्शन में? याद करो याद करो। ऑलराइट, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SnCl2 आप यूज करते हो तो Sn2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल Pb+4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है। तो ई भी यहाँ पर सही है और डी भी सही है, विच मेक्स 4 एज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आशा करता हूं बच्चों आज का डिस्कशन आपको बहुत बहुत अच्छा यूजफुल लगा रहेगा, बराबर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रुको रुको, लास्ट क्वेश्चन बाकी है। ऑलराइट, ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, बराबर। असर्शन बोलता है द टेंडेंसी फॉर कैटनेशन अमॉन्ग द ग्रुप 14 एलिमेंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर दिस, परफेक्टली करेक्ट। कार्बन हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म सी 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 चेन, बराबर है। मतलब जो कैटनेशन है वो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन, ओके। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम डेफिनेटली यही ऑर्डर फॉलो करते हैं, परफेक्ट है। रीजन, द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सीसी बॉन्ड इज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट ऑफ, परफेक्टली करेक्ट। ये भी ध्यान रखो, ये स्टेटमेंट पे सवाल आते हैं कि सीसी बॉन्ड एंथैल्पी इज हायर, SI बॉन्ड एंथैल्पी कम। देखो जितना एटॉमिक साइज बड़ा होते जाता है ना उतना न्यूक्लियस दूर है और बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, विच मेक्स कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दिस। और जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो कैटनेशन बनने की संभावना बन जाती है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को प्रॉपरली जस्टिफाई भी कर रहा है, एंड हेंस both assertion reason correct and is the correct explanation is the final answer for the given question, बराबर है। अगर आप पक्का सॉल्व करने वाले हो तो जरूर लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा बच्चों, और अगर आपको इस तरह के और चैप्टर्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा विच इज द नेक्स्ट चैप्टर दैट यू आर वेटिंग फॉर। ऑलराइट, एंड डेफिनेटली फिजिक्स का भी हम लोग ने बहुत बढ़िया 10 का दम ये आप लोगों के लिए पूरी सीरीज तैयार कर रहे हैं हम लोग। आखिरी के बच्चों इतने 20 दिनों के अंदर अगर आपकी प्रिपरेशन जो है 400 450 में स्टक है और आप पर्टिकुलर चैप्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप केवल उन्हीं चैप्टर के वीडियोस देखेंगे, उन्हीं चैप्टर के लेक्चर्स देखेंगे तो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन जो है आप उसको सच्ची में प्रैक्टिस करना, उसको जो है एकदम आराम से मौज में मूवी की तरह नहीं देखना है, उसको समझ करके करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे तो डेफिनेटली सफलता नीट 2026 में आपका इंतजार कर रही है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आई होप टुडे सेशन वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच।